अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक है, अगर हमारे पास एक एटम है और हम चाहते हैं कि हम उसका रेडियस जो है उसके ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करें, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम हेल्प ले सकते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बोहर एटॉमिक मॉडल एंड इट्स एप्लीकेशन। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे पास हम किसी भी एटम के ऑर्बिट का रेडियस जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बोहर ने एक इक्वेशन दी, एक एक्सप्रेशन दी, जिसकी मदद से हम जो है हाइड्रोजन एटम या इसी तरह के जो डिफरेंट आयन्स हैं, जैसे आपके पास है लिथियम आयन। ठीक है, अगर हमारे पास है हाइड्रोजन, इसी तरह अगर हमारे पास हीलियम आयन है, ठीक है, और हमारे पास अगर लिथियम आयन है, तो इसने एक एक्सप्रेशन दी थी जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस जो है ऑर्बिट का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर लिथियम +2 आयन की फॉर्म में है, इसी तरह अगर हीलियम जो है वो +1 की फॉर्म में है, तो इनका जो है हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी लेट से हम कोई भी एक एटम को कंसिडर करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो है इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, शेल्स है। शेल को बोहर ने जो है ऑर्बिट भी कहा, एनर्जी लेवल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव, एंड विद इन द न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जब मूवमेंट शो करेगा, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस विद इन द शेल्स, जब ये ऑर्बिट करता है, तो अगर ये ऑर्बिट कर रहा है इसका मतलब है कि इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं v के साथ। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका कोई ना कोई मास है। ठीक है, अब मास को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं m के साथ, और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल r के साथ। ठीक है, दिस इज द रेडियस। और अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज जो है, ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Ze के साथ। अभी हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, और ऑर्बिट्स के अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। So here we have two types of charges. ठीक है, one is positive charge and one is negative charge. So इनकी बीच में क्या होती है, forces of attractions होती है। हमें पता है ना कि जब हमारे पास opposite charges होती हैं, for example if we have positive charge and negative charge, तो इनकी बीच में क्या होती है, forces of attractions होती हैं। But if we have similar charges, for example if we have negative negative or positive positive, then we have forces of repulsion. अब यहाँ पे अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं बिटवीन टू चार्जेस, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब है कि इसको हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, या उसको हम कह सकते हैं कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, दैट आर इक्वल टू Ze² divide by 4 pi epsilon naught r square। ठीक है, अब इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, दैट इज नोन एज वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, और इसकी अपने कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज 8.84 multiply by 10 raised to the power -12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। अभी वैक्यूम परमिटिविटी जो है ना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, लेट से एक को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं P पॉजिटिव। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स पढ़ रहे हैं,
और दूसरा हमारे पास क्या है, ई नेगेटिव, जैसे आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो स्पेस है, ठीक है, इन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, ये जो आपके पास स्पेस है, ये सारी की सारी स्पेस कितना इन दो चार्जेस को परमिट करती है ताकि ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकें, इसको हम कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन जो हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को अंदर लाने की कोशिश करती हैं टुवर्ड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे में अट्रैक्शंस होती हैं। तो इन अट्रैक्शंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। अब इसी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सके विद इन द ऑर्बिट, विद इन द शेल और विद इन द एनर्जी लेवल, तो हमारे पास कूलम्बिक फोर्स के ऑपोजिट एक और फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r, ठीक है। अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ मूव कराती है, जो कूलम्बिक फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये दो फोर्सेस जो होती हैं ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती हैं, मतलब जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उतनी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही होती है, लेकिन ये होती क्या है, ऑपोजिट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ लाने की कोशिश करती है टुवर्ड द न्यूक्लियस, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेल रही होती है। अब हमारे पास होता क्या है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की इक्वल होती हैं बट ऑपोजिट होती हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r, और इन प्लेस ऑफ कूलम्बिक फोर्स वी विल राइट दिस वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू है दैट इज Ze² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ठीक है, दोनों इक्वल होती है तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक r है, यहाँ पे r का स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो हमारे पास क्या रह जाएगा, mv² इज इक्वल टू Ze² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। हमें रेडियस चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। अब हम क्या करते हैं, हम इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें r की वैल्यू मिल सके। ये r जो है ये इस साइड पे ऐसे निकल आएगा, ठीक है, तो mv² जो है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Ze² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और mv²। ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, और ये जो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं इसको। फ्रॉम दिस वी कंक्लूडेड दैट रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अगर हमारे पास एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका जो रेडियस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। अब बोहर के पोस्टुलेट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि बोहर कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr और दैट इज इक्वल टू nh डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। अब इसमें जो h है दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, n जो है वो नंबर ऑफ शेल बताता है और m मास है, v जो है वेलोसिटी है, r इज द रेडियस, 2 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है, हैविंग द वैल्यू ऑफ 3.14। अब यहां से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम v को यहीं पे रहने देते हैं और m बाई v जो है ये m और r जो है ये यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि nh डिवाइड बाय 2 पाई m r, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों साइड से हम स्क्वायर ले लेते हैं।
अगर हम स्क्वायर लेते तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना कि v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, अगर दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ले लिया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करते हैं कि यहाँ पे जो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। तो v स्क्वायर की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू जो है इसको पुट कर लेना है। तो इसको हम इसी साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखें r लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और v की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। हमने सिंपली क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको पुट कर दी, v स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दी है। अभी हमने सिंपल मैथमेटिक्स करनी है जो कि हमें आती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, ये यहाँ पे डिवाइड में तो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर डिवाइड कर देंगे किस चीज के साथ, ये जो वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर और h स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कटिंग कहाँ पे पॉसिबल है। दिस 4 विल बी कैंसिल आउट विद दिस 4, ये जो पाई है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो m है ये यहाँ पे इस तरह कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये r जो है इस r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है ना नॉर्मली, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये आपके पास हो सकता है 1 by 1 इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई। ठीक है, पाई यहाँ पे एक रह गया है ना, m भी यहाँ पे रह गया है और r भी यहाँ पे एक रह गया, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या चीज हमारे पास रह गया, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये रह गया है और साथ में हमारे पास n स्क्वायर और h स्क्वायर जो है ये भी रह गया। अभी अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई एम आर दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें आर की वैल्यू चाहिए रेडियस की। ठीक है, तो यहाँ पे आर है, तो अब हम इसको r को इधर ही रहने देते हैं, बाकी वैल्यू जो है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन में है सारी, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, सो जेड ई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई के साइन आप लगाएं या ना लगाएं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिखोगे पाई एम और आर। अब ये जो डेरिवेशन हमने की है दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये जो Z है इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, 1। ठीक है, फॉर से हमारे पास इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम लेते हैं। अब ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी ना कि R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय z की जगह पे 1 आ जाएगा,
तो इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, बुक्स इसको ऐसे लिखती हैं कि पाई एम, और यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है, पाई एम ई स्क्वायर। ये आर तो हमने उस साइड पे लिख लिया ना, तो ये आर जो है ये आपके पास नहीं आएगा, इसको आपने यहाँ से एरेज कर देना, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो वैल्यू है, जैसे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, इसी तरह एच जो है एच स्क्वायर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके अलावा आपके पास पाई क्या है, पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो मास है, ठीक है, ये भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है फॉर एन इलेक्ट्रॉन। और दूसरा आपके पास क्या है, ई है, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये एज अ होल किसकी इक्वल होती है, इसको हम लिख लेते हैं कि इट इज इक्वल टू एन अनदर कांस्टेंट, ठीक है। हम इसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए नॉट के साथ। तो हम ये जितनी कांस्टेंट वैल्यू है उसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, ए नॉट जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि R इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। So finally, this is an equation through which we can find out the radius of an orbit of an atom. अब ये जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है ना ए नॉट, ठीक है, इसमें जब आप सारे कांस्टेंट पुट करते हो, वैल्यूज पुट करते हो, तो आपके पास इससे कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब 0 इसको आप जो है, अगर आपने एंगस्ट्रॉम की इक्वल लेना है तो एक यूनिट है, ठीक है, दैट इज एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय -10, ठीक है, मीटर। तो अब हमने क्या करना है, इसी वैल्यू को यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे हम एंगस्ट्रॉम अगर लिख लेते हैं तो ये हम लिख देंगे कि 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं, बोथ आर द सेम। R इज द रेडियस, A इज द कांस्टेंट, ठीक है, जिससे कि आपके पास ये वैल्यूज आएगी, और N जो है दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल। सो फाइनली वी कैन राइट दैट R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करके हम रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। so, अगर हमें कोई कहता है कि अगर n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, अगर शेल नंबर फर्स्ट है तो उसका आप रेडियस फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे कि आप लिखोगे कि r इज इक्वल टू, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, 0.529, इक्वेशन जो है 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, 0.529 एंगस्ट्रॉम, और n की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1, क्योंकि आप से पहले शेल के बारे में बात कर रहा है, पूछ रहा है, तो आप लिखोगे 1 स्क्वायर। सो दैट वुड बी इक्वल टू 0.529। तो ये आपके पास फर्स्ट शेल का रेडियस होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइंड आउट द रेडियस फॉर द सेकंड शेल, तो आप n की जगह पे क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। सो आप लिखोगे r टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, और इसको आपने क्या कर देना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और 2 का आपने स्क्वायर भी लेना है, क्योंकि n के ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये 4 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, सो आपके पास इससे जो आंसर आता है दैट इज 2.11 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3, ठीक है, आपने क्या करना होगा कि 3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 9 को आपने क्या करना है, 0.529 के साथ मल्टीप्लाई कर देना,
ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे थर्ड शेल है तो 3 आ जाएगा, और इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, 9 हो जाएगा। 9 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास राउंड अबाउट 4 आंसर आता है। ठीक है, 4.8। और अगर हम एक और शेल की फाइंड आउट करना चाहें, रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो n इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे हम r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर से आपके पास 16 आ जाएगा। 16 को आप 0.529 एंगस्ट्रॉम के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सो यू विल गेट 8.4। ठीक है, you will get 8.4 angstrom। सो यहाँ पे आपके पास मैंने 5th शेल के लिए भी वैल्यू लिख दी है। अगर आप इन वैल्यूज को देखते हो ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि सेकेंड ऑर्बिट इज 4 टाइम्स एट अ ग्रेटर डिस्टेंस। कि इनके दरम्यान में अगर आप डिस्टेंस ये फाइंड आउट करते हो तो दिस इज 4 टाइम्स। इसी तरह इनके बीच में अगर आप देखते हो तो दैट इज 9 टाइम्स। और फिर ऑनवर्ड अगर आप देखते हो तो दैट इज 16 टाइम्स। और फिर अगर आप 4th और 5th शेल के बीच में देखते हो सो दैट इज 25 टाइम्स। सो इट मींस दैट द 5th ऑर्बिट इज 25 टाइम्स अवे। In other words, the atom become more and more thin by keeping in view the distances of the orbit among themselves. So this was all about the derivation of radius. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट और डिराइव एन इक्वेशन फॉर द एनर्जी। ठीक है, कि हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।